साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस के लिए जीके या फिर जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, मैं इन प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण विश्लेषण भी आप कराऊंगा, तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। साथियों, ये प्रश्न केवल यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए ही सफिशिएंट नहीं है। ये आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, साथियों उन सभी के लिए प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न है कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। साथियों, इसमें त्वरण की बात कर रहा है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। यानी कि जब 2 किलोग्राम केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर देखने से पहले मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे कि इसमें कह रहा है कि जो मास है, यानी कि जो द्रव्यमान है वो कितना है। साथियों, जो मास है m बराबर क्या दिया है, इसमें m बराबर दिया है साथियों क्या 2 kg। 2 kg क्या है, m बराबर 2 kg दिया है। वहीं साथियों जो फोर्स है यानी कि F है, F क्या दिया है साथियों, F बराबर दिया है 5 न्यूटन। साथियों फोर्स बराबर क्या है 5 न्यूटन। वहीं A पूछ रहा है, इसमें A बराबर क्या होगा साथियों, यानी कि त्वरण क्या होगा। तो साथियों F बराबर आप जानते हैं क्या होता है, यानी कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है साथियों ma, यानी F बराबर क्या होता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। साथियों तो यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा F बटे में m हो जाएगा। F क्या दिया है साथियों 5 न्यूटन, F बराबर क्या दिया है 5 न्यूटन। वहीं m क्या दिया है 2 kg। साथियों अब ऊपर न्यूटन है नीचे kg है, तो ये कैसे चेंज होगा, यानी कि 5 गुणा में kg गुणा में मीटर प्रति सेकंड। साथियों बटे में 2 kg, और 2 kg का मतलब क्या, kg से kg कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा साथियों 2 से ये 5 बार, ये कितने बार चले जाएगा 2.5। तो A बराबर क्या आ जाएगा साथियों, A बराबर आ जाएगा आपका, A बराबर आ जाएगा क्या, A बराबर आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। साथियों तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका A, यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है साथियों कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। साथियों यानी कि त्वरण का, जड़त्व का, संवेग का या फिर गति का। साथियों आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, संवेग बराबर P बराबर m भी होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण वेग होता है। साथियों तो इसका यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन तो किस आधार पर किया जाता है साथियों, वो जड़त्व के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प B हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है साथियों कि एक राइफल से गोली चलाई गई, और साथियों यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यानी कि गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, गोली की गतिज ऊर्जा से कम, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर, और साथियों एक विकल्प और है साथियों 0। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर साथियों मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं, जैसे कि इसमें दिया है, तो ये बताइए कि यानी कि गोली भारी होती है, गोली भारी या फिर साथियों बंदूक भारी, तो बंदूक भारी होती है, तो साथियों गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी ना बंदूक की, राइफल की गतिज ऊर्जा, इसलिए गोली की गतिज ऊर्जा से कम क्या हो जाएगी, राइफल की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब साथियों मुझको एक बात बताइए, आपसे पूछूं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा की बात करते साथियों, गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी कि काइनेटिक गतिज ऊर्जा की बात करें साथियों तो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इंग्लिश को इसमें। तो इसकी ये होता है हाफ mv² होता है, हाफ mv² होती है गतिज ऊर्जा। तो मुझको ये बताइए कि जो बहती हुई हवा में क्या होगी गतिज ऊर्जा, होगी नहीं होगी बहती हुई हवा में। वहीं बहते हुए पानी में क्या होगी साथियों, बहते हुए पानी में लहराते हुए बालों में कैसी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। वही साथियों स्थिर ऊर्जा क्या होती है, यानी कि स्थिति ऊर्जा क्या होती है साथियों, स्थिति ऊर्जा की बात करें तो ये होती है mgh, यानी कि U बराबर क्या होता है mgh होती है, U बराबर mgh होती है। तो मुझे एक बात बताइए, बांध के पानी में कैसी ऊर्जा होगी, बांध के पानी में कैसी ऊर्जा होगी, गिलास के पानी में कैसी ऊर्जा होगी साथियों, स्थिति ऊर्जा होगी। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल की बात करें साथियों कि मुझको बताइए कि सवाल कह रहा है कि समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होती है। साथियों समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है
1948 मीटर प्रति सेकंड, 1913 मीटर प्रति सेकंड और साथियों 1531 मीटर प्रति सेकंड और 1498 मीटर प्रति सेकंड। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, 1531 मीटर प्रति सेकंड। अब मुझको एक बात बताइए साथियों कि जो ध्वनि होती है उसकी चाल कितनी होती है? तो हमेशा याद रखेंगे ध्वनि की चाल कितनी होती है साथियों? ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। क्या मीटर प्रति सेकंड होती है? और किसने बताया था इस चीज़ के बारे में? लाप्लास नाम के वैज्ञानिक ने बताया ध्वनि की चाल के बारे में। वही एक बात बताइए साथियों, ध्वनि का कान पर प्रभाव कितने समय तक रहता है? ध्वनि का कान पर प्रभाव साथियों कितने समय तक रहता है? कान पर प्रभाव ये साथियों होता है क्या? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा? 1/10 सेकेंड तक। कितने तक? 1/10 सेकेंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है साथियों। अब मुझको एक सवाल का जवाब दीजिए, यानी कि चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई देगी कि नहीं देगी? चंद्रमा पर ध्वनि साथियों, चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई देगी कि नहीं देगी? साथियों चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है साथियों? वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर, वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देगी साथियों। अब मुझको ये बात बताइए साथियों, जो ध्वनि होती है उसकी निर्वात में चाल क्या होती है? ध्वनि की निर्वात में चाल क्या होती है साथियों? क्योंकि ध्वनि निर्वात में चाल गति करती नहीं है, तो ध्वनि की निर्वात में चाल क्या होगी? 0 हो जाएगी। अब मुझको ये बताइए साथियों, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है साथियों? हमेशा याद रखेंगे, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा ये ठोस में होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में। फिर होती साथियों किस में? द्रव में होती है, यानी कि फिर होती साथियों गैस में होती है। गैस में होती है साथियों, किस में होती है? गैस में होती है। अब साथियों मुझको एक बात बताइए कि जो ठोस होते हैं सबसे अधिक ठोस में ध्वनि की चाल किस में होती है? जो ठोस में सबसे अधिक किस में होती है? तो हमेशा याद रखेंगे सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होती है साथियों। उसके बाद साथियों निकेल में होती है, और उसके बाद किस में होती है? स्टील में होती है साथियों। और उसके बाद होती है साथियों लोहे में होती है। उसके बाद लोहे में होती है, और साथियों उसके बाद होती है किस में? पीतल में होती है। यानी कि सबसे अधिक ठोस में एल्यूमिनियम में, उसके बाद निकल में, उसके बाद साथियों किस में? उसके बाद स्टील में, उसके बाद लोहे में, उसके बाद पीतल में साथियों। एल्यूमिनियम में कितनी होती है साथियों? 6420। कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। और निकल में होती है साथियों कितनी? ये होती है 6040, यानी कि 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं स्टील में साथियों 5960 होती है। कितनी? 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब साथियों मुझको एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो सबसे अधिक ध्वनि द्रव में सबसे ज़्यादा किस में होती है? ध्वनि की चाल, यानी कि ध्वनि की चाल द्रव में सबसे अधिक किस में होती है साथियों? समुद्री जल में होती है। किस में होती है साथियों? समुद्री जल में, द्रव में सबसे अधिक होती है। समुद्री जल में क्या होती है? जल में अधिक होती है। वहीं साथियों गैस की बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा किस में होती है? हाइड्रोजन में होती है, और फिर हीलियम में होती है साथियों। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल की बात करें साथियों, अगला सवाल कह रहा है कि फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होते हैं साथियों, यानी कि फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो हमेशा याद रखेंगे साथियों 48, 60, 4, 32। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं साथियों? 60 होते हैं। वहीं साथियों मुझको एक सवाल का जवाब दीजिए कि कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं? कई बार पूछा गया सवाल है कि पूछता है कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं? कार्बन के अपर रूप, अगर मैं कार्बन के अपर रूप की बात करूं साथियों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? इसमें एक होता है ग्रेफाइट। क्या एक ग्रेफाइट होता है साथियों? वहीं साथियों एक इसमें फ्लोरीन होता है। क्या? फ्लोरीन होता है। एक साथियों इसमें हीरा होता है। ये सभी किसके थे? कार्बन के अपर रूप होते हैं। हीरा के बाद एक साथियों ग्रेफीन होता है। क्या होता है? ग्रेफीन। ये क्या होते हैं? ये सभी क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा और ग्रेफीन। और साथियों मुझको एक बात बताइए, जो डायमंड होता है, हीरा होता है, उनके बीच में जो डायमंड में होते हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है? हीरे के बीच में प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी में, तो उनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का क्या होता है? एंगल होता है। वही साथियों ग्रेफाइट के अंदर 120 डिग्री का एंगल होता है। और साथियों ग्रेफाइट का प्रयोग किस में किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग साथियों स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। वहीं ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है साथियों। अब मुझको एक बात बताइए, जो फ्लोरीन होता है उसकी आकृति कैसी होती है? फुटबॉल के समान होती है फ्लोरीन की आकृति। वहीं साथियों मैं ग्रेफीन की बात करूँ तो ग्रेफीन का प्रयोग किया जाता है साथियों मोबाइल की टच स्क्रीन बनाने में। वहीं साथियों रॉकेट लेयर बनाने में भी ग्रेफीन का प्रयोग किया जाता है। वहीं साथियों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में ग्रेफीन का प्रयोग किया जाता है। वहीं आर्टिफिशियल जो मसल्स बनाई जाती हैं उसमें भी ग्रेफीन का प्रयोग किया जाता है साथियों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि साथियों
का इकाई द्रव्यमान क्या होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 39, 46, 60, 56 साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, 56 होता है। सी, कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र इकाई होता है वो कितना होता है साथियों? 60 होता है। वो 60 कैसे आता है साथियों? जैसे कि मैं बात करूँ कैल्शियम की साथियों, तो इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। वहीं ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है साथियों। अब साथियों जब हम किसी की इकाई द्रव्यमान निकालते हैं, मोलर निकालते हैं, तो क्या करते हैं? इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का गुणा, और इसमें कितने का गुणा साथियों? इसमें भी 2 का गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? 40 ये हो जाएगा, प्लस में साथियों ये 16 हो जाएगा। 40 16 कितना हो जाएगा? 40 + 16 हो जाएगा साथियों 56। इसलिए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। वही साथियों मैं आपसे पूछूँ एम जी यानी कि अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, कई बार पूछा गया है। विद्युत लेपन साथियों, अनिलीकरण, वहीं जस्तीकरण, वहीं बल्कीकरण साथियों, बल्कनीकरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा, जस्तीकरण हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं जो विद्युत लेपन में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत लेपन में साथियों Cu का किया जाता है, कॉपर का और साथियों निकल का किया जाता है। वहीं अनिलीकरण में साथियों जो कांच होता है, कांच को ठंडा करना क्या कहलाता है? कांच को ठंडा करना अनिलीकरण कहलाता है। अनिलीकरण कांच को ठंडा करना। जब कहते हैं बल्कनीकरण के साथियों जस्ते, इस पर क्या होता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है, किसमें? बल्कनीकरण में साथियों। यानी कहने का मतलब क्या? जस्तीकरण का इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों? ग्लेवे इसको कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में जस्तीकरण को। अब देखते हैं साथियों, एक बात बताइए मुझको आप, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि टायर होते हैं किसी भी वाहन के, चाहे वो साइकिल के हों, चाहे वो बाइक के हों, चाहे वो गाड़ी कार के हों, ट्रक के हों, बस के हों, टायर होते हैं। तो टायर की बात करते हैं साथियों, तो टायर कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं ना, ब्लैक टायर होते हैं। अब उस कैसे बनाए जाते हैं ये टायर? इसमें क्या है? नेचुरल रबर का प्रयोग किया जाता है साथियों, नेचुरल रबर का, प्लस उसमें सल्फर सल्फर मिलाया जाता है साथियों। यानी कि जो टायर बनाए जाते हैं उनको ब्लैक करने के लिए नेचुरल रबर में सल्फर मिलाया जाता है साथियों। इसे क्या कहते हैं? बल्कनाइजेशन कहते हैं इसको। और ये क्या काला टायर क्यों होता है साथियों? उस रबर में सल्फर मिलाने से टायर काला बन जाता है। अब आगे देखते हैं साथियों अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है साथियों कि जो सवाल कह रहा है कि ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी की बात करें साथियों तो इसका कोश का संरचना में, आंखें में, नाक में साथियों और अस्थियों में साथियों। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी ये हड्डियों का अध्ययन साथियों, अस्थियों का अध्ययन। वही साथियों बात करता हूँ मैं कोश का संरचना की, तो इसमें साथियों साइटोलॉजी, क्या साइटोलॉजी में क्या? कोश का अध्ययन, साइटोलॉजी कई बार पूछा गया है। वही साथियों आंखों में साथियों ऑप्थेल्मोलॉजी, क्या? ऑफ्थेल्मोलॉजी, आंखों में ऑफ्थेल्मोलॉजी। वहीं साथियों नाक में क्या है? नाक का अध्ययन, ये ओटोलिंगेरोलॉजी, क्या? ओटोलिंगेरोलॉजी, क्या? ओटोलिंगेरोलॉजी, ये आंखों का, नाक का अध्ययन साथियों, आंखों का। ऑप्थेल्मोलॉजी और कोश का संरचना ये साइटोलॉजी साथियों, और ऑस्टियोलॉजी ये अस्थियों का अध्ययन। अब मुझको कई सारे फैक्ट बताता हूँ आपको, मुझे बताइए कि साथियों एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में साथियों घास का अध्ययन किया जाता है। वहीं ऑर्थोलॉजी में साथियों जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। वहीं हर्पेटोलॉजी में साथियों सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंगते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। वहीं साथियों इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं साथियों कैलोलॉजी में ये सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है साथियों। अगले सवाल की बात करते हैं, यानी कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है साथियों? अति महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज का जुड़ना साथियों, माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण साथियों, वहीं भ्रूण और इसकी पोषण के विकास साथियों। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों। अब मुझको एक बात बताइए साथियों, पहले इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा साथियों, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज का जुड़ना साथियों। अब मुझको एक बात बताइए, स्टार्टिंग में युग्म कैसे बनते हैं साथियों? जब युग्म बनते हैं ना, माना कि युग्म बनने हैं युग्म, तो युग्म कैसे बनते हैं साथियों? सबसे पहले क्या होता है? युग्मज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है साथियों। फिर क्या होता है साथियों? वीर्य सेचन का होता है साथियों। वीर्य सेचन का मतलब क्या होता है? जब मेल
और फीमेल मेल का जो यानी कि जो स्पर्म होता है वो मेल के अंदर जाता है, उसे क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं साथियों। और वीर्य सेचन के बाद क्या प्रक्रिया होती है, निषेचन की यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है, यानी कि मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु ये आपस में मिलते हैं साथियों। और ये मिलते कहाँ पर हैं, ये मिलते हैं कहाँ पर साथियों, फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। जो मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु ये फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं साथियों। और ट्यूब में मिल करके क्या बनाते हैं, जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं। और जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना क्या कहलाता है साथियों, एम्ब्रिटेंशन कहलाता है, एम्ब्रिटेंशन कहलाता है साथियों। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि भ्रूण के पोषण को किस माध्यम से, यानी कि भ्रूण को पोषण किस माध्यम से प्राप्त होता है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है साथियों, माता की धमनियों से, गर्भाशय के द्वारा, वहीं साथियों गर्भनाल के द्वारा, वहीं एमनियोटिक सेक के द्वारा साथियों। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, गर्भनाल के द्वारा भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है साथियों। साथियों इस वीडियो में मैंने आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की और उनका विश्लेषण भी कराया है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लगातार आपके लिए आती रहेगी। आप इसमें आप अपनी हेल्प कीजिए, प्रश्नों को तैयार कीजिए, विश्लेषण को तैयार कीजिए साथियों। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।